हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान, भूगोल का अध्यापक। बच्चों, आज हम क्लास 6 का लेसन नंबर 2 ग्लोब, अक्षांश तथा देशांतर जो टॉपिक है उनको लेकर आया हूं, जिसमें हम पिछले वीडियो में हमने ग्लोब के बारे में पढ़ा कि ग्लोब को कैसे बनाया जाता है, ग्लोब क्या है, ग्लोब के फायदा क्या है और ग्लोब्स को बनाने का जो तरीका है वो कैसा है, वो सब बताए। उसके बाद हमने पिछले वीडियो के अंदर विषुवत रेखा की विशेषता के बारे में पढ़ा और विषुवत रेखा से दूर की तरफ जाए तो अक्षांश में क्या परिवर्तन आता है, या विषुवत रेखा से दक्षिण की तरफ जाए तो विषुवत रेखा के अलावा अन्य अक्षांशों पर क्या प्रभाव पड़ता है, उनके बारे में हमने पढ़ा था। इसके अलावा बच्चों, हमने अक्षांश के अंदर कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक भी अध्ययन किए थे। आज हम पर्टिकुलर रूप से अक्षांश और अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे कि अक्षांश क्या है, अक्षांश रेखाएं क्या है और उनकी विशेषताएं क्या है, और हम इसको ग्लोब के माध्यम से प्रदर्शित करके भी आपको समझाया जाएगा। तो अक्षांश रेखाओं के बारे में देखने से पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं कि परिभाषा क्या है। तो परिभाषा के अनुसार देखा जाए तो परिभाषा भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण भूतल पर स्थित किसी को बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। देखो बच्चों, इसमें क्या कहा गया है कि भूमध्य रेखा से हम उत्तर और दक्षिण के अंदर क्या करेंगे, अक्षांश खींचेंगे, और उसके लिए कोई एक बिंदु लेंगे जो पृथ्वी का क्या होगा, केंद्र होगा। क्या होगा? केंद्र होगा। उस केंद्र से हम अलग अलग जगह पे क्या लेंगे, कोणीय दूरी। जैसे हम बच्चों ये पृथ्वी का हम ग्लोब बनाएंगे, ऐसे ग्लोब बनाते हैं, ये बना दिया हमने ग्लोब, और अपन क्या करेंगे, ये हो गया हमारा भूतल, और इस बीच के अंदर हम क्या खींचेंगे, विषुवत रेखा। क्योंकि हमने यहाँ पर देखा था उत्तर और दक्षिण में खेलना है, तो ये विषुवत रेखा का ऊपरी भाग उत्तर हो जाएगा और नीचे वाला दक्षिण हो, और एक उसको एक केंद्र में बिंदु मानेंगे। यहाँ पर एक केंद्र है, उसको हमने एक बिंदु मान लिया, और उस बिंदु को मानने के बाद हम उसको क्या करेंगे, कोणात्मक दूरी लेंगे। क्या लेंगे? कोणात्मक दूरी। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लेते हैं, हमारी सबसे पहले कर्क रेखा का मान कितना है बच्चों, 23.5 डिग्री। कितना है बच्चों? 23.5 डिग्री। तो अपन यहाँ पर लेते हैं, कोण खींचते हैं, तो यहाँ पर ये चंदा रखते हैं, ऐसे अपन क्या करते हैं, चंदा रखते हैं। तो ये अपन का मान क्या हुआ, 360 डिग्री। यहाँ पर मान कितना हुआ, 180 डिग्री। ठीक है, तो अब हमें चंदा रखते हैं, तो यहाँ पर अपन कोण खींचते हैं। मान लो यहाँ पर हमने कोण खींचा, तो यह हमारे जो डिग्री मिला वो कितना था, 23.5 डिग्री, और यहाँ पर हमने भी कोण खींचा, तो ये कितने हो गई, 23.5 डिग्री। और इसी तरह हमने ये चंदे को उत्तर से लेकर हम कहाँ लेकर आ गए, दक्षिण, और यहाँ पर हम कितने डिग्री का कोण खींचेंगे बच्चों, 23.5 का। अब इन दोनों कोणों के खींचे हुए 23.5 को हम एक रेखा से मिला देंगे। किससे मिला देंगे बच्चों? एक रेखा से मिला देंगे, और इस रेखा से मिलाएंगे तो बच्चों ये जो रेखा बनी 23.5 डिग्री, वो क्या बनी, कर्क रेखा। ये रेखा उत्तर में थी, वो क्या कहलाई, कर्क रेखा, और ये दक्षिण में थी, वो क्या कहलाई, मकर रेखा। क्या कहलाई बच्चों, मकर रेखा। और ये जो रेखा बनी, अब इसका मान हम कितना बना लेंगे, 0 डिग्री अक्षांश। कितना होगा बच्चों, 0 डिग्री अक्षांश। और इसको हम दूसरे नाम में हम क्या कह सकते हैं, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा। क्या कह सकते हैं, भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा। फिर हम वापस दक्षिण की तरफ चंदा रखते हुए कितने डिग्री का कोण खींचेंगे, 67 डिग्री का। यदि हमारे 67 डिग्री कोण में या है और एक या है, यहाँ पर हमारे कितना हो गया, 67 डिग्री, और यहाँ पर हमारे कितना हो गए, 67 डिग्री। और ऊपर हम उत्तर में अब चंदे को ले जाएंगे, तो ये अपन का कितना हो गया, 67 डिग्री। तो दोनों तरफ हम ले लेते हैं 67 डिग्री। अब इन 67 डिग्री के जो दोनों बिंदु हैं उसको एक रेखा से मिला देंगे। ऐसे इस रेखा से मिलाएंगे तो बच्चों ये 67 डिग्री जो उत्तर में है उसको कहेंगे उत्तरी उपध्रुव रेखा, या फिर आर्कटिक रेखा। क्या कहेंगे बच्चों, आर्कटिक रेखा। और इसको हम लिखेंगे दक्षिणी
उपध्रुव रेखा। यदि हम दूसरे नाम से देखें तो इसको कहेंगे अंटार्कटिक रेखा। ठीक है बच्चों, अब अपन सीधा एक कोण खींचेंगे, वो हो जाएगा अपन के यहाँ पर 90 डिग्री। कितना डिग्री होगा? और यहाँ पर सीधा होगा चंद्र से, वो क्या होगा बच्चों? 90 डिग्री। या 90 डिग्री होगा, उसे कहेंगे उत्तरी ध्रुव। क्या कहेंगे बच्चों? उत्तरी ध्रुव। और यहाँ 90 डिग्री होगा, उसको क्या कहेंगे? दक्षिणी ध्रुव। और एक बात याद रख लेना भाई बच्चों, उत्तरी ध्रुव की जो खोज थी वो पीएससी नामक भूगोलवेत्ता ने की थी। किसने की थी उत्तरी ध्रुव की खोज? पीएससी नामक भूगोलवेत्ता ने। और दक्षिण ध्रुव की खोज एमंडसेन नामक भूगोलवेत्ता ने की थी। याद रखना बच्चों, उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पीएससी है, उसने की थी। और दक्षिण ध्रुव की एमंडसेन है, उसने उसकी खोज की थी। तो बच्चों इस तरह हम पृथ्वी के ऊपर अक्षांश को किसी भूतल पर कोणात्मक दूरी के माध्यम से दर्शाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा। अब अपन देखते हैं ग्लोब पर भूमध्य रेखा शून्य अक्ष से प्रदर्शित होती है। यहाँ पर हम देखो, ये हमने खींची थी भूमध्य रेखा, ऐसे खींची ना बच्चों। और इसको किससे प्रदर्शित किया गया है बच्चों? 0 डिग्री। किस पर प्रदर्शित किया गया है? 0 डिग्री। और से हमने अन्य नाम भी देखे हैं, भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा, इसके अन्य नाम से जाने जाते हैं। यदि बच्चों हम अगले पॉइंट की बात करें, उत्तरी ध्रुव का अक्षांश 90 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव का अक्षांश 90 डिग्री दक्षिण होता है। और हमने देखो बच्चों इसमें ये दर्शाई हुई है, उत्तरी ध्रुव का जो 90 डिग्री है ये क्या कहलाए? उत्तरी अक्षांश, मतलब उत्तरी ध्रुव, जो उत्तरी अक्षांश के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है बच्चों? उत्तरी अक्षांश के नाम से जाना जाता है। और दक्षिण में ये दक्षिण ध्रुव है, ये दक्षिणी अक्षांश के नाम से जाना जाता है। इस तरह बच्चों हमने देखा भूमध्य रेखा से उत्तर में भी 90 अक्षांश है और दक्षिण में भी कितनी अक्षांश है? 90 अक्षांश है। तो बच्चों हमने देखा कि 90 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है वो उत्तरी ध्रुव कहलाए और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है वो दक्षिणी ध्रुव कहलाए। अगला बिंदु देखते हैं बच्चों, अक्षांश रेखाओं का अंश मिनट और सेकंड में व्यक्त किया जाता है। देखो बच्चों अक्षांश रेखाओं का जो समय है वो 2 रूपों में पड़ता है, मिनट और सेकंड। किसमें पड़ते हैं? मिनट और सेकंड। तो देखो बच्चों हम क्या लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्या है? उत्तरी अक्षांश। तो बच्चों हमने इसमें देख ही लिया है कि हमारे जो अक्षांश रेखा है वो किसमें पढ़ी जाती है? मिनट और सेकंड में। देखो बच्चों सबसे पहले 8 है वो किसमें है बच्चों? डिग्री में। कितने है? डिग्री में। और जो 4 है वो किसमें है? मिनट में। क्या है? मिनट में। और उसके बाद कुछ होंगे, जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं बता रहा हूं, लेकिन लगभग ये सही नहीं हो सकता क्योंकि मैं उदाहरण के रूप में समझा रहा हूं। जैसे 8 है तो ये क्या हो जाएंगे पीछे? सेकंड। क्या हो जाएंगे? सेकंड। तो कैसे लिखा जाएगा? 8 डिग्री 4 मिनट, 4 मिनट और 8 सेकंड। यदि हम अगले बिंदु की बात करें तो बच्चों देखिए कि ग्लोब पर समान अक्षांश वाले बिंदु को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा या अक्षांश कहते हैं। देखो बच्चों ये हमारा ग्लोब है, इस ग्लोब के ऊपर मान लो एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है। इन दोनों बिंदु को आपस में मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं उसी को हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा। वो भी कैसी? काल्पनिक या कल्पित का अर्थ क्या होता है बच्चों? ऐसी रेखा जो प्रत्यक्ष रूप से ना पाई गई हो या जिसे हम देख नहीं सकते, उस रेखा को हम काल्पनिक रेखा कहते हैं। तो ये हमारी जो अक्षांश रेखाएं हैं वो कैसी है बच्चों? काल्पनिक रेखाएं। उसमें किसी प्रकार की हमारी जो धरातल है उसके ऊपर कोई प्रकार की रेखा नहीं है, लेकिन हम ग्लोब को बनाते हैं उस समय इस प्रकार की रेखाओं का उच्चारण या प्रयोग करते हैं। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा है और जो सबसे बड़ी जो अक्षांश रेखा है ये कौन सी है? भूमध्य रेखा है।
तो याद रखना बच्चों, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा का नाम क्या है बच्चों? भूमध्य रेखा। यदि अपन बच्चों कुछ एक महत्वपूर्ण बात करते हैं कि यदि अपन भूमध्य रेखा के उत्तर की तरफ या दक्षिण की तरफ जाते हैं तो वैसे वैसे इन अक्षांश रेखाओं की जो लंबाई होती है वो धीरे धीरे क्या होती जाती है? कम होती जाती है। जैसे अपन ये लेते हैं 23.5 डिग्री कर्क रेखा, 66.5 डिग्री उपध्रुव रेखा, ये कौन सी हुई? उत्तरी अक्षांश। और ये जो हो गई अपन के कौन से? 90 डिग्री अक्षांश, जो अपन क्या कहेंगे? ध्रुव, जो उत्तरी अक्षांश कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? उत्तरी अक्षांश कहलाती है। और उसी तरह अपन यहां देखते हैं 23.5 डिग्री मकर रेखा। कौन सी रेखा बच्चों? 23.5 डिग्री मकर रेखा। यहां पर देखते हैं 66.5 डिग्री अपन के उपध्रुव रेखा, वो भी कौन सी? दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी अक्षांश या गोलार्ध। और ये हमारी हो गई 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव। ठीक है बच्चों, तो अपन इसमें देखेंगे जैसे जैसे अपन भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जाएंगे, जैसे जैसे भूमध्य रेखा के ध्रुव की तरफ जाएंगे तो अपन में अक्षांश रेखाओं की जो लंबाई है बच्चों वो क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। याद रखना बच्चों, काफी बार एग्जाम में ये सवाल पूछा भी जा चुका है कि भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जाएंगे तो अक्षांश रेखाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या होगा बच्चों? कम होगी। अक्षांश रेखाएं क्या होगी? कम होती जाएगी, धीरे धीरे कम होती देखने को मिलती है। यदि बच्चों इसका ऑपोजिट क्वेश्चन पूछ दिया जाए आपसे कि यदि बच्चों ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ जाते हैं, ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ जाते हैं तो अक्षांश रेखाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो सीधा से उत्तर है बच्चों, ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ जाएंगे तो अक्षांश रेखाएं क्या होगी? बढ़ेगी। क्या होगी बच्चों? बढ़ेगी। तो आपको ये याद होना चाहिए कि सबसे बड़ी अक्षांश भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जाएंगे तो अक्षांश की लंबाई कम होगी, ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ आएंगे तो अक्षांश की लंबाई बढ़ेगी। अगले बिंदु की बात करें तो भूमध्य रेखा से दोनों ओर वर्त क्रमश छोटे होते जाते हैं। यदि भूमध्य रेखा, ये भूमध्य रेखा से यदि अपन दोनों तरफ जाएंगे, चाहे उत्तर की तरफ जाए चाहे दक्षिण की तरफ जाए, चाहे उत्तर की तरफ जाए चाहे दक्षिण की तरफ जाए, इनके जो वर्त हैं धीरे धीरे क्या होते जाएंगे? कम होते जाएंगे। जैसे हमने अभी पढ़ा भी है कि भूमध्य रेखा की लंबाई ध्रुव की तरफ जाएंगे तो क्या होते जाएंगे? कम होती जाएगी। उसी प्रकार इस वर्त भी अपन भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जाएंगे तो धीरे धीरे क्या होंगे? कम होते जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा सबसे बड़ी जो वर्त होगा वो कौन सा होगा? भूमध्य वर्त। कौन सा होगा? सबसे बड़ा वर्त कौन सा होगा? भूमध्य वर्त होगा। और भूमध्य वर्त से जैसे जैसे ध्रुव वर्त की तरफ जाएंगे धीरे धीरे वर्तों की जो गोलाई है, जो वर्त का जो मान है वही रहेगा, लेकिन गोलाई धीरे धीरे क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। यदि बच्चों हम अगले बिंदु की बात करें, ध्रुव अक्षांश बिंदु के रूप में दर्शाया जाता है। देखो अपने पढ़ा भी है, बताया भी है, अभी मैंने आपको बताया। ये देखिए 90 डिग्री अक्षांश है। ये कौन सा अक्षांश है बच्चों? 90 डिग्री अक्षांश। अब ये 90 डिग्री अक्षांश है वो क्या है? ध्रुव है। क्या है? ध्रुव, जो उत्तरी ध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्तरी ध्रुव, जो उत्तरी अक्षांश है। यदि बच्चों आपको पूछ लिया जाए कि उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की, तो याद रखना बच्चों, रॉबर्ट पियर्सन ने, रॉबर्ट पियर्सन ने की थी। याद रखना बच्चों, उत्तरी ध्रुव को किस में दर्शाया जाता है? 90 डिग्री में दर्शाया जाता है। और इसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियर्सन। उसी प्रकार हमारा जो दक्षिणी ध्रुव है वो भी क्या सा है? 90 डिग्री में दर्शाया जाता है। और इसकी खोज एमंड सेन ने की थी। किसने की थी बच्चों? एमंड सेन नामक जो भूगोलवेत्ता था उसने इस दक्षिणी ध्रुव की क्या की थी? खोज की थी। तो इस तरह बच्चों आपने देखा कि उत्तरी ध्रुव की खोज और दक्षिण ध्रुव की खोज किसने की। और आपको मालूम ही है जो हमारा उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव है वो पूर्ण रूप से बर्फ से ढका हुआ है। किससे ढका हुआ है बच्चों? बर्फ से ढका हुआ है। भूमध्य रेखा सहित अक्षांशों की संख्या 181 है। देखो बच्चों, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये
क्योंकि भूमध्य रेखा सहित अक्षांशों की संख्या 181 है। कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने पिछले वीडियो में बताया था और फिर से मैं आपको बता रहा हूँ। अपन सबसे पहले अक्षांश की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है बच्चों? अक्षांश की। यदि अक्षांश को अपन देखते हैं तो अपन सबसे पहले लेते हैं भूमध्य रेखा। क्या लेते हैं? भूमध्य रेखा। ठीक है। और भूमध्य रेखा के उत्तर में कितनी अक्षांश है? देखो ये भूमध्य रेखा, इसके उत्तर में कितनी अक्षांश है बच्चों? 90 डिग्री। चलो भूमध्य रेखा के दक्षिण में कितनी है बच्चों? 90 डिग्री। तो अपन ये ले लेते हैं दक्षिण में 90 डिग्री। देखो भूमध्य रेखा का मान कितना है बच्चों? 0 डिग्री। तो देखो भूमध्य रेखा की रेखा एक हो गई और 90 डिग्री टोटल कितनी हो गई बच्चों? 180 डिग्री प्लस भूमध्य रेखा वाली एक, तो टोटल कितनी हुई बच्चों? 181। तो इसी तरह भूमध्य रेखा सहित अक्षांशों की संख्या 181 है। तो इसमें भूमध्य रेखा एक हुई और उत्तर में भी कितनी अक्षांश? 90 डिग्री और दक्षिण में भी कितनी है? 90 डिग्री। तो टोटल 90 प्लस 180 प्लस एक भूमध्य रेखा वाली टोटल 181। तो ये अक्षांशों की संख्या हुई। देखो बच्चों अक्षांशों की संख्या 181 ध्रुव सहित है। किसके सहित है? ध्रुव सहित है, क्योंकि ध्रुव के ऊपर जो पॉइंट के रूप में जो अक्षांश है वो भी अक्षांश रेखाओं में गिनी जाती है। अब अगला बिंदु देखते हैं बच्चों। भूमध्य रेखा सहित अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 है। देखो भूमध्य रेखा सहित अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? 179। अब बच्चों इसमें क्या परिवर्तन आता है ये देखिए। देखो हमने क्या पढ़ा था कि उत्तर में 90 अक्षांश है, दक्षिण में भी कितने अक्षांश है? 90 है। लेकिन जो 90 वाला जो अक्षांश है कि कौन सा? 90 वाला जो अक्षांश है वो किस रूप में है? बिंदु के रूप में। किस रूप में है बच्चों? बिंदु के रूप में है। तो बिंदु वाले जो अक्षांश कितने हुए? 2 हुए, क्योंकि 90 डिग्री दक्षिणी भी है और 90 डिग्री उत्तर भी है। तो दोनों 90 डिग्री किस रूप में हुए? बिंदु के रूप में। लेकिन अक्षांश रेखा हमने कितनी पढ़ी थी बच्चों? 181। लेकिन 2 किसमें है? बिंदु के रूप में। तो 2 बाहर निकाल दो इसके अंदर से। 2 अक्षांश बिंदु को क्या कर दो? इससे बाहर निकाल दो और इसकी संख्या कितनी हो जाएगी? 179। अब बच्चों मैंने 2 क्यों निकाले? आपके पहले क्या कह रहे थे? अक्षांश का कह रहा था, लेकिन बाद में हम क्या पढ़ रहे हैं? अक्षांश रेखाएं। और रेखाओं की जब बात आती है बच्चों तो रेखा उसे कहते हैं जो 2 बिंदु को मिलाते हैं। किससे मिलाते हैं? 2 बिंदु को आपस में मिलाते हैं। जबकि ध्रुव है जो 90 डिग्री और उत्तरी और 90 डिग्री जो दक्षिणी है वो 2 बिंदु को ना मिलाकर स्वयं एक बिंदु के रूप में दर्शाई गई। इसलिए उत्तरी ध्रुव की जो 90 डिग्री अक्षांश है, दक्षिण ध्रुव की जो 90 डिग्री अक्षांश है, दोनों 2 अक्षांशों को कम कर दिया गया। तो इसमें संख्या कितनी हो गई? 179 हो गई। यदि बच्चों हम अगले बिंदु की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा तथा 67.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उत्तरी उपध्रुव व्रत रेखा कहलाती है। देखो हमने ग्लोब के माध्यम से ये बताया है कि पृथ्वी को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटी गई, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध के अंदर कौन से भाग आते हैं, दक्षिणी गोलार्ध के अंदर कौन से भाग आते हैं, उसके बारे में हम बताते हैं। यदि उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो इसको 2 भागों में बांटते हैं। जैसे पहली जो ऊपर में 23.5 डिग्री रेखा है उसको कहा गया कर्क रेखा। क्या कहा गया बच्चों? कर्क रेखा। और फिर उसके ऊपर 67.5 डिग्री थी, उस रेखा को क्या कहा गया बच्चों? अपन के उपध्रुव रेखा। क्या कहा गया बच्चों? उपध्रुव रेखा। और वो भी कौन सी गोलार्ध? उत्तरी गोलार्ध में। और इस बिंदु को क्या कहा गया? 90 डिग्री ध्रुव का जाता है। तो बच्चों आपने देखा कि जो उत्तरी गोलार्ध के अंदर 23.5 डिग्री रेखा को कर्क रेखा, 67 डिग्री को उपध्रुव रेखा या आर्कटिक रेखा और 90 डिग्री को ध्रुव रेखा के नाम से जानते हैं। तो आपको मालूम हो गया 23.5 डिग्री कर्क रेखा और 67 डिग्री उपध्रुव या आर्कटिक रेखा और 90 डिग्री ध्रुव। फिर अगले बिंदु की बात है दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री दक्षिणी मकर रेखा तथा 67 डिग्री दक्षिणी अक्षांश उपध्रुव व्रत कहलाता है। और यदि अब करते हैं हम दक्षिणी गोलार्ध की बात, अब ये दक्षिणी गोलार्ध में ये जो रेखा 23.5 डिग्री है उसको क्या कहा गया? मकर रेखा। क्या कहा गया बच्चों? मकर रेखा। और इस रेखा को 67 डिग्री जो है उसको कहा गया है दक्षिणी अक्षांश उपध्रुव रेखा।
क्या कहा गया बच्चों? 67.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश उपध्रुव रेखा, और इससे क्या कहा गया? 90 डिग्री को बच्चों दक्षिणी ध्रुव। इस तरह उत्तरी गोलार्ध को मुख्य रूप से 23.5, 67.5 और 90 डिग्री के रूप में बांटा गया, और दक्षिणी गोलार्ध को भी अपन देखते हैं तो 23.5, 67.5 और 90 डिग्री के रूप में बांटा गया था। इसलिए 23.5 उत्तरी अक्षांश वाली कर्क रेखा कहलाती है, 23.5 दक्षिणी अक्षांश वाली मकर रेखा कहलाती है। लेकिन 67.5 जो उत्तरी गोलार्ध में वो उत्तरी उपध्रुव रेखा कहलाई, और 67.5 दक्षिणी गोलार्ध में वो दक्षिणी अक्षांश उपध्रुव रेखा कहलाई। अब बच्चों हम अगले बिंदु की बात करें। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी भूतल पर सर्वत्र लगभग समान होती है। यदि आपसे पूछ ली जाए बच्चों दो अक्षांशों के बीच की दूरी, ये अक्षांश, ये अक्षांश, ये अक्षांश और ये अक्षांश, यदि इन अक्षांशों के बीच की दूरी पूछी जाए कैसी होती है, तो बच्चों हमेशा याद रखना सभी अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग समान होती है। क्या होती है? समान होती है। किंतु दूर के कुछ चपटपन के कारण दूर भाग में यह दूरी बढ़ जाती है, लेकिन दूर भाग से हमारी प्रति चपटी है। दूरी भाग से हमारी प्रति कैसी है? चपटी है। चपटी होने के कारण यहाँ पर जो दूर के ऊपर जो अक्षांशों के बीच की जो दूरी है वो थोड़ी सी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और आपको मालूम नहीं है पृथ्वी एकदम गोल ना होकर गोलाकार रूप में पाई जाती है, जिसमें ऊपर से चपटी होती है और बीच से फैली हुई होती है, इसलिए इसे गोलाकार आकृति कहते हैं। और उसी गोलाकार आकृति के कारण ध्रुव पर जाते हैं तो थोड़ा सा अक्षांशों के बीच की दूरी में वृद्धि हो जाती है, लेकिन भूमध्य रेखा के पास में यदि अक्षांशों को देखते हैं तो उनकी दूरी लगभग समान रहती है। भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी 110.569 किलोमीटर तथा ध्रुवों पर 111.700 किलोमीटर होती है। यदि अपन अक्षांशों के बीच की दूरी की बात करें तो भूमध्य रेखा के ऊपर तो कितनी होती है बच्चों? 110.569 किलोमीटर, लेकिन ध्रुव पर जाते हुए परिवर्तन आगे आ जाता है और कितनी हो जाती है बच्चों? 111.700 किलोमीटर हो जाती है। इस तरह बच्चों आपने देखा कि अक्षांश और देशांतर रेखा किस तरह पाई जाती है, और अक्षांशों की संख्याएं कितनी होती है, अक्षांशों की लंबाई कितनी होती है, कौन सी अक्षांश किस नाम से जानी जाती है, और अक्षांशों का जाल कैसा होता है। तो आपने देखा होगा अक्षांश अलग होती है और अक्षांश रेखाएं अलग होती है। अक्षांश रेखाओं की संख्या अलग और अक्षांश की संख्या अलग है। तो बच्चों आज हमने इस टॉपिक के अनुसार हमने अक्षांश रेखाओं के बारे में जाना, और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा बच्चों उसके अंदर हम देशांतर रेखाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।